नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 1 सितंबर 2021। देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस की इंपॉर्टेंट न्यूज़ और एक्सप्लेन पेज से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो अभी हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जो न्यूज़ है वो है इंडिया और तालिबान के बीच में फर्स्ट ऑफिशियल कॉन्टैक्ट हुआ है। तो ये अपने आप में एक नया डेवलपमेंट है, जानेंगे क्या हुआ। दूसरी इधर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल उसने अभी एक रेजोल्यूशन पारित किया है जो कि तालिबान पर है, और इसमें रशिया और चाइना ने एब्सटेन किया है, वोट देने से मना कर दिया। जानेंगे क्या रेजोल्यूशन है। इसके अलावा क्वार्टर फर्स्ट की जो अभी जीडीपी जो ट्रेंड है वो मिला है, जिसमें 20.1% से इंडियन जीडीपी ग्रो कर पाई है, जो कि आप देख सकते हो अप्रैल मई जून, मतलब अप्रैल टू जून क्वार्टर में। जानेंगे और इसी चीज़ को हम कनेक्ट करेंगे एक्सप्लेन पेज पर भी। ओके, इसके आगे राजस्थान की एक छोटी सी न्यूज़ है, वो ये कि अवनी लाखेरा, जिन्होंने कल हमने एक न्यूज़ देखी थी जिन्होंने शूटिंग के अंदर गोल्ड जीता है, उनको देखो राजस्थान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन के लिए ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है। यही एक न्यूज़ है। इसके अलावा आगे देखें, एक्सप्लेन पेज पे हम देखेंगे कि जीडीपी क्वार्टर वन का जो डेटा है उसको कैसे रीड करें। बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होंगे, रिपीट होंगे। दूसरा, भारत सीरीज़ व्हीकल रजिस्ट्रेशन के लिए स्टार्ट की जा रही है इंडिया में सभी व्हीकल्स के लिए। तो इसमें क्या है प्रोविज़न, और सितंबर 15 से ये इम्प्लीमेंट होना शुरू हो जाएगी। डिटेल जानेंगे। इसके आगे अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक स्कीम शुरू की गई है, लोन गारंटी स्कीम, जिससे कि हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट बूस्ट किया जा सके। थोड़ा सा जानेंगे। बाकी इकोनॉमी पेज पे एक बार हम नज़र डालने के साथ साथ में बचा हुआ जितना भी न्यूज़पेपर का पोर्शन है वो वर्ल्ड पेज पर भी एक बार नज़र डाल लेंगे, स्पोर्ट्स पेज पर भी एक बार नज़र डाल लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं इनको डिटेल में। फर्स्ट न्यूज़ फ्रंट पेज से। कल परसों हमने एक न्यूज़ डिस्कस की थी कि अफगानिस्तान में अभी तालिबान रिजीम आ चुका है, और उसी में तालिबान के एक इम्पॉर्टेंट इंडिविजुअल जो कि कतर दोहा में लोकेटेड है, राइट, तो जिनका नाम था स्तनकजाई, तो उन्होंने अपनी तरफ से स्टेटमेंट दिए थे कि हम इंडिया के साथ में इंगेजमेंट्स कंटिन्यू रखेंगे, चाहे वो ट्रेड की बात हो, इकोनॉमी की बात हो, चाहे पॉलिटिकल इंगेजमेंट की बात हो। तो उसी में आप देखो कि यूएसए का विड्रॉल हो गया है, कल 31 अगस्त लास्ट डेट थी। अब इंडिया ने तालिबान से अपनी बातचीत शुरू की है, और वो बात भी कहाँ पर, उन्हीं के साथ में हुई है जो तालिबान के लीडर हैं स्तनकजाई, उन्हीं के साथ में। ठीक है, तो इंडिया का तो देखो मेन कंसर्न एक ही आता है, एक तो एंटी इंडियन टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को प्रमोशन ना मिले, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस ना आए, उन चीज़ों को फेवर करना। साथ में जो भी इंडियन नेशनल्स हैं जो कि वहाँ पर अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं, उनको वहाँ से इवैक्यूएट करना, वहाँ से उनको निकालने में तालिबान कोऑपरेट करे। ठीक है, तो हमारी तरफ से जो दोहा में एम्बेसडर हैं मित्तल, ठीक है, उन्होंने बात की है। उनका नाम अगर देखो यहाँ पे देख सकते हो, दीपक मित्तल, और इन्होंने बात किससे की है, मोहम्मद अब्बास स्तनकजाई। ठीक है, ये हेड ऑफ तालिबान पॉलिटिकल ऑफिस इन दोहा, उनके साथ में। तो पहली एंगेजमेंट है तालिबान के साथ में जब से तालिबान ने अपनी, आप कह सकते हो पॉलिटिकली, ओके, एक तो ये है। दूसरा, इधर इसी से कनेक्टेड न्यूज़ है कि इंडिया, आपको पता है कि अगस्त महीने में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का चेयरमैन रहा हुआ, चेयरपर्सन या चेयर रहा, ये कह सकते हैं, पर्सन तो नहीं बोलेंगे अपन, ठीक है, हेड ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल बोल सकते हैं, अगस्त मंथ में। तो एक रेजोल्यूशन जाते जाते पारित कर दिया, जिसमें ये था कि तालिबान को रिकॉग्नाइज करना। एक तो तालिबान के एक कि तालिबान एक रियलिटी है, न्यू रियलिटी है अफगानिस्तान की, एक तो ये मान लिया गया। दूसरा कि तालिबान एक स्टेट एक्टर हो गया, स्टेट एक्टर का मतलब वहाँ की सरकार के तौर पे मान लिया गया। और उस रेजोल्यूशन को स्पॉन्सर किया था फ्रांस, यूके और यूएस ने। आपको पता है P5 मेंबर्स हैं। अब P5 में 2 और बच गए, 3 के अलावा, वो 2 हैं इधर रशिया और चाइना। इन्होंने वोट देने से मना कर दिया, एब्सटेन कर दिया। तो इसमें तालिबान को एक तो स्टेट एक्टर माना, और साथ में ये भी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे दी कि अफगानिस्तान की टेरिटरी को इसी कोई भी तरीके से यूज़ नहीं होने दे जिससे कि इंटरनेशनल पीस को नुकसान पहुंचे। ये था इस रेजोल्यूशन में। पर रशिया और चाइना ने क्यों एब्सटेन किया, उसके पीछे की वजह अगर बताऊं तो यहाँ पर आगे न्यूज़ में दी हुई है कि एक तो यूएसए ने इतने सालों तक यहाँ पर इतना राज किया या अपनी मनमानी चलाई, अब अचानक से वहाँ से विड्रॉ कर रहा है, तो अब अफगानिस्तान का जो कोई भी इकोनॉमिक रिक्वायरमेंट है, एस्पिरेशंस है, वो पूरी कौन करेगा। और यूएसए की प्रेजेंस की वजह से यहाँ पे जितने भी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आए या कॉन्फ्लिक्ट्स को राइज जो मिला, एक तरीके से यहाँ के लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा, बोलो उसकी अकाउंटेबिलिटी यूएसए की कौन फिक्स करेगा। सेम चीज़ चाइना ने कही
कीजिए आप यहाँ पर डेवलपमेंट का नाम लेकर के, या फिर जो भी आप स्टैब्लिश करना चाह रहे थे एक रिपब्लिक गवर्नमेंट को, तो उसके नाम पर आपकी जो जिम्मेदारियां था आप उनसे कैसे भाग सकते हो एकदम से ही। या तो आपने अमेरिका की पूरी प्रेजेंस रखी, अब अचानक से जीरो पे पहुंच गए आप। तो ऐसे में इन दोनों कंट्रीज ने, P5 के दोनों मेंबर्स ने क्या कर दिया, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के P5 में से इन दोनों ने मिलके एब्सटेन किया कि हमें इसका जवाब चाहिए। ठीक है, अब इंडिया को भी ये कहा कि आप अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं फिक्स करते हो यूएस की इस मामले में। ये थी वजह। ओके, आगे देखते हैं। और वैसे आगे न्यूज़ भी है अराउंड, देखो 11 ट्रिलियन डॉलर के लगभग यूएसए ने इन्फ्यूज़ किया है अफगानिस्तान में पिछले 20 सालों में। ये अपने आप में बहुत बड़ा फिगर है। इसके आगे देखते हैं। फिर आगे हम एक्सप्लेन पेज पे, जहाँ पर ये है कि हाउ टू रीड Q1 GDP डेटा। देखो, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, और इसी के अंडर में NSO, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, ये ऑपरेट करता है। इनके द्वारा GDP डेटा रिलीज़ किया गया है अभी जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 2021-22, इसके फर्स्ट क्वार्टर का। ठीक है, अब आप देखते हो हर साल मॉस्पी के द्वारा 4 क्वार्टर्स क्रिएट किए जाते हैं। ठीक है, 3-3 महीने के 4 क्वार्टर, 12 महीनों को आप डिवाइड कर दो 3-3 महीने में, और ये डेटा है वो अपडेट टाइम टू टाइम किया जाता है। इससे हमें पता पड़ता है कि करंट हेल्थ क्या है इंडियन इकोनॉमी की। देखो, सबसे पहली चीज़ आती है कुछ बेसिक्स को जानना, और वो बेसिक्स यहाँ से समझ में आता है कि जब कभी भी डेटा रिलीज होता है तो यहाँ पर 2 वेरिएबल्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं एक इकोनॉमी में। एक तो होती है टोटल डिमांड और एक होती है टोटल सप्लाई। ठीक है, डिमांड और सप्लाई का खेल आपको पता ही है कि डिमांड और सप्लाई का दोनों का जो फोर्स है वो ही डिसाइड करता है कि इकोनॉमी किस कंडीशन में चल रही है और कहाँ पर कौन सी चीज़ की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो फर्स्टली हम बात करते हैं जीडीपी की। जीडीपी का मतलब होता है एक टोटल मॉनेटरी वैल्यू सभी गुड्स की और सर्विसेज की जो कि वहाँ के फाइनल यूजर्स के द्वारा परचेज की जाती है। ठीक है, और आप देखोगे वो प्रोड्यूस जो हुई है क्या गुड्स एंड सर्विसेज, वो उस कंट्री मतलब एक पर्टिकुलर बॉर्डर लाइन के विद इन और पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, जैसे कि हम अभी क्वार्टर की बात भी कर रहे हैं और एनुअल लेवल पे बात होती है, पूरा फाइनेंशियल ईयर कंसिडर होता है। तो ओवरऑल एक शॉर्ट में लिखा जाए तो एक कंट्री की जो ज्योग्राफिकल बॉर्डर्स हैं उनके अंदर विद इन दैट ज्योग्राफिकल बॉर्डर जितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं उनकी टोटल वैल्यू की मॉनेटरी वैल्यू, टोटल जो गुड्स एंड सर्विसेज है उनकी मॉनेटरी वैल्यू आप निकाल दो तो वो जीडीपी होती है। इसके लिए आप पर्टिकुलर टाइम पीरियड लेते हो, जैसे क्वार्टर की बात कर रहे हो तो आप 3 महीने की बात करते हो, या फिर आप एनुअली बात करते हो तो एक फाइनेंशियल ईयर की बात करते हो। इसका मतलब क्या हो गया कि ओवरऑल आप टोटल आउटपुट एक इकोनॉमी में कितना हो रहा है उसको आप कैलकुलेट करते हो, और वो डिपेंड किस पे करता है कि टोटल डिमांड कितनी है, क्योंकि यहाँ पर क्या है फाइनल यूजर जो कंज्यूम कर रहा है आप उसी को ऐड कर रहे हो, तो ये टोटल डिमांड को कैलकुलेट करने का तरीका है। इसके अलावा एक मेथड एक वैल्यू और आती है जिसको बोलते हैं GVA, ग्रोस वैल्यू एडेड ग्रोस वैल्यू एडेड। इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी प्रोडक्ट, ठीक है, या गुड्स या सर्विस कोई भी हो, उसको प्रोड्यूस होने में अलग अलग लेवल्स पे अलग अलग सेक्टर्स में कितना वैल्यू एडिशन हुआ। ठीक है, जैसे एक गेहूं है, एग्रीकल्चर एक्टिविटी से गेहूं का प्रोडक्शन हुआ, अब उस गेहूं से आप क्या बना रहे हो उसके पीछे फूड प्रोसेसिंग और मैन्युफैक्चरिंग वो सारी चीज़ें ऐड ऑन करती चली जाएंगी। मैन्युफैक्चरिंग तो क्या मतलब फूड प्रोसेसिंग वाला सेगमेंट वहाँ पे ऐड होता जाएगा, तो वो एक एक लेवल पे वैल्यू ऐड होती चली जाएगी। तो अलग अलग सेक्टर्स के लिए हम ग्रॉस वैल्यू एडेड मेजर करते हैं एक इकोनॉमी के लिए। तो इसमें आप क्या देखते हो कि ये टोटल आउटपुट को ट्रैक करेगा, ठीक है, इकोनॉमी में, और डिपेंड किस पे करेगा, ओवरऑल टोटल सप्लाई कितनी हो रही है इंडस्ट्रीज की तरफ से। तो जीडीपी है वो तो आपको आइडिया दे रही है डिमांड साइड का, और जबकि जीवीए है वो सप्लाई साइड का आइडिया देगी। तो ओवरऑल डिमांड और सप्लाई इन दोनों के खेल में अब चलता है। अब इन दोनों के बीच में भी एक बैलेंस बनाना होता है। वो कैसे कि जो टोटल जीडीपी जो होती है ना किसी भी कंट्री की, वो आप कैसे कैलकुलेट करते हो, जैसे कि आप कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हो, सप्लाई कर रहे हो किसी भी प्रोडक्ट की, तो उस प्रोडक्ट के अलग अलग स्टेजेस पे कितना वैल्यू एडिशन हुआ। जैसे एक गेहूं है, गेहूं के अंदर आपने कोई प्रिजर्वेटर डाल दिया जिससे कि आने वाले टाइम पे ख़राब ना हो, तो पहले आटे में कन्वर्ट किया, मैदा में कन्वर्ट किया गेहूं को पिसा करके, फिर प्रिजर्वेटर उसमें ऐड किया, फिर उसके बाद में उसकी प्रोसेसिंग करके बेकिंग सोडा डाल करके आपने कोई केक बना दिया, वो सारी चीज़ें ऐड होती चली जाएंगी, राइट। तो ऐसे में जीवीए में आप जो भी गवर्नमेंट के द्वारा टैक्सेस लगाए जाते हैं वो तो ऐड कर दो, ठीक है, गवर्नमेंट टैक्स भी तो लगाती है। अब टैक्स लगाती है तो गवर्नमेंट कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं, कुछ ऐसे लेवल के काम भी है जहां पर गवर्नमेंट सब्सिडी भी देती है, तो उस सब्सिडी को आप वहां से सब्ट्रैक्ट कर दो।
फिर आप देखोगे तो ओवरऑल आपको मिल जाएगी जीडीपी। तो जीडीपी का फॉर्मूला क्या होता है, ये आपके सामने स्क्रीन पर है। जीडीपी इज इक्वल्स टू ग्रॉस वैल्यू एडेड प्लस टैक्सेस अर्न बाय गवर्नमेंट माइनस सब्सिडीज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट। तो ओवरऑल आप देखोगे तो सप्लाई साइड में आपने ये चीज़ें एडजस्ट कर दी ना, सब्सिडी और टैक्सेस, तो आपको जीडीपी मिल जाएगा। ठीक है, देखो यहां से क्या पता पड़ रहा है कि जीवीए और जीडीपी में क्या रिलेशन है। ये चीज़ डिसाइड क्या होती है कि गवर्नमेंट ने कितना तो टैक्स लगाया और कितनी सब्सिडीज दी। ओवरऑल क्या मतलब हो गया कि अगर आपको जीडीपी और जीवीए के बीच का रिलेशन निकालना है और वो आपने कैलकुलेट कर लिया, तो पता पड़ जाएगा कि गवर्नमेंट ने क्या फंक्शन परफॉर्म किया है। आप पर्टिकुलर पीरियड की बात करो, जैसे Q1 की बात करें, तो क्या जीवीए है क्या जीडीपी है, उन दोनों में जो डिफरेंस है उससे आपको पता पड़ जाएगा कि गवर्नमेंट का क्या रोल रहा है। जैसे आप मानो यहाँ पर कि जीवीए और जीडीपी में डिफरेंस को अगर आप कैलकुलेट करो तो गवर्नमेंट के रोल का कैसे पता पड़ेगा। जैसे कि मान लो गवर्नमेंट ने सब्सिडीज ज़्यादा दे दी और टैक्सेस जो हैं वो कम दे दिए, तो यहाँ पर आप सब्सिडीज ज़्यादा लगा दो, टैक्सेस कम कर दो, तो जीडीपी की वैल्यू जीवीए से आपको कम मिल जाएगी। इसका मतलब गवर्नमेंट सब्सिडीज बहुत ज़्यादा बांट रही है, इसका मतलब जीडीपी आपकी कम हो जाएगी। दूसरी तरफ आप देखो, जीवीए तो आपका फिक्स है। अब आप देखते हो कि गवर्नमेंट है वो सब्सिडीज क्या कर रही है, कम, और टैक्सेस ज़्यादा कर रही है। तो ऐसे केस में टैक्स माइनस आप सब्सिडी कर दोगे तो ओवरऑल टैक्सेशन ज़्यादा, तो जीवीए प्लस टैक्सेशन ज़्यादा है तो ओवरऑल जीडीपी की वैल्यू आपको ज़्यादा मिल जाएगी। तो ऐसे में सरकार जो है वो टैक्स ज़्यादा लगा रही है। तो ओवरऑल क्या आ गया कि जीडीपी और जीवीए में रिलेशन क्या है, वो डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट क्या रोल प्ले कर रही है। तो ऐसे स्टेटमेंट देखो क्वेश्चन आ जाते हैं प्रीलिम्स में। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट था जो हमने कवर किया। अब देखो लेटेस्ट डेटा के बारे में बताया हुआ है, वो जानते हैं। लेटेस्ट डेटा में देखो ये Q1 2021-22, इसमें ये बताया है कि जीडीपी तो 20.1% से ग्रो हुई है, जबकि जीवीए जो है वो इंडिया में इस फर्स्ट क्वार्टर में 18.8% से ग्रो हुआ है। देखो ये कंपैरिजन होता है पिछले साल के इसी पीरियड से जिसकी बात अभी हम कर रहे हैं, जैसे कि अप्रैल मई जून 2021 की कंपैरिजन हम कर रहे हैं पिछले साल के अप्रैल मई जून महीने के टोटल आउटपुट से। ठीक है, तो जीडीपी का आपको कैलकुलेशन पता पड़ गया और ये हमें पता पड़ गया। अब पिछले साल में तो क्या था, कोविड-19 था और इकोनॉमी हमें पता है -24% से कॉन्ट्रैक्ट कर गई थी। अब पिछले साल तो कॉन्ट्रैक्ट कर गई और अब की बार अगर 2-4% भी ढंग से परफॉर्म कर दिया ना, तो ओवरऑल आप देखोगे कि परफॉर्मेंस ऑफ जीडीपी आपको बहुत अच्छी दिखेगी। बट रियल सेंस में हमें पता है कि पिछले साल के कंपैरिजन की बजाय हम अगर 2019-20 के डेटा से कंपेयर करें तो पता पड़ेगा कि हाँ, हम प्री कोविड लेवल के कंडीशन में पहुंचे कि नहीं। तो ये जो 20.1% तो जीडीपी और जीवीए है 18.1%, ये राइज देखा गया है Q1 में। तो ऐसा है कि क्या हमारी इकोनॉमी वी शेप रिकवरी कर रही है? जी बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि लो बेस इफेक्ट है। वी शेप रिकवरी का मतलब हो गया कि आपकी पहले जीडीपी डिक्लाइन कर रही थी इकोनॉमी और फिर आपकी रिकवर करने लग गई। तो ऐसे में वी शेप रिकवरी की बजाय अभी हम रिकवरी को वी शेप ना देकर के ये कह रहे हैं कि भाई जो बेस इफेक्ट है वो लो है, पिछले साल का इफेक्ट है वो लो है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है। इसके अलावा जीवीए जीडीपी का रिलेशन ऑलरेडी बता ही दिया, पेंडेमिक का असर है ही। अब लास्ट में एक कंपोनेंट आ जाता है, क्योंकि ये डेटा इतना काम का नहीं है, क्योंकि हर क्वार्टर में चेंज होगा, 3 महीने बाद कुछ और मिलेगा आपको। ठीक है, फिर बात आ जाती है कि जो जीडीपी को अगर हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं और जीडीपी से हम पता करते हैं कि इकोनॉमी की क्या स्टेट है, तो इसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं जिन पर हम फोकस करते हैं। तो 4 मेजर कंपोनेंट्स आते हैं। अगर उनके बारे में आपको प्रॉपर आइडिया है ना, तो उससे आपको एक इकोनॉमी के बारे में पता पड़ जाता है। जैसे इंडियन कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो वो 4 मेन इंजन है। ठीक है, इकोनॉमी के 4 इंजन हैं। पहला इंजन तो आ जाता है क्या, सी, जिसको बोलते हैं कंजम्पशन। अब इसमें मेन होता है प्राइवेट इंडिविजुअल्स कितना कंज्यूम कर रहे हैं सर्विसेज का एंड गुड्स का एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड, जिसमें हम अभी इस पर्टिकुलर कंटेक्स्ट की बात करें तो क्वार्टर, और अगर नॉर्मल टाइम्स की बात करें तो एक पूरा फाइनेंशियल ईयर ही आ जाता है। तो कितनी डिमांड की जा रही है प्राइवेट इंडिविजुअल्स के द्वारा। अब देखो कि इंडियन जीडीपी में ये जो डिमांड है ना प्राइवेट इंडिविजुअल्स का जो कंजम्पशन है, ये प्ले करती है 56% रोल। ठीक है ना, इसको आप टेक्निकली क्या लिख सकते हो, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर या PFCE। तो पहला सेगमेंट तो ये हो गया इंडियन इकोनॉमी में, जो इकोनॉमी में मेन इंजन है वो। दूसरा जो बिगेस्ट इंजन है वो है इन्वेस्टमेंट। इसमें आप देख सकते हो कि प्राइवेट सेक्टर बिजनेसेस हैं वो कितनी डिमांड प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि इन्वेस्ट करेंगे
तो कुछ मशीनरी काम आएगी, मशीनरी के बाद में आप वहाँ पर काम करना शुरू करोगे तो एम्प्लॉयज़ काम करेंगे, तो उनके हाथ में पैसा जाएगा तो डिमांड ऑटोमेटिकली राइज जाएगी। तो ओवरऑल देखा जाए ना तो प्राइवेट सेक्टर्स का जो पार्टिसिपेशन है, ठीक है, तो उसकी वजह से हमारी जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन रहता है उनका, 32%। इसको बोला जाएगा ओवरऑल नेट। अगर टेक्निकल टर्म देखें तो उसको बोली जाती है ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। इसका मतलब ये हो गया कि ओवरऑल क्या नया स्टैब्लिश हुआ है, ठीक है, वो चीज़ ये हो गई सेकंड इंजन। अब थर्ड इंजन जो है वो है डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, वो भी किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा। अब गवर्नमेंट भी तो कंज्यूम करती है ही ना अपने प्रोजेक्ट्स को कंटिन्यू कराने के लिए, तो इसका कंट्रीब्यूशन हमारी इंडिया की जीडीपी में कितना रहता है, अराउंड 11%, जिसको हम टेक्निकली बोलेंगे गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो 3 हो गए इंजन, और चौथा इंजन आ जाता है नेट एक्सपोर्ट। इसका मतलब कि इंडिया से एक्सपोर्ट कितना हुआ, उसमें से इंडिया इंपोर्ट कितना कर रहा है, उसको आप घटा दोगे तो ओवरऑल आपको पता पड़ जाएगा कि इंडिया ने एक्सपोर्ट कितना किया। अब एक्सपोर्ट अगर हम कर रहे हैं इसका मतलब हम अर्न कर रहे हैं, हमारी इकोनॉमी में प्लस जाएगा। पर आपको पता है कि इंडिया में हम ज़्यादातर इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट के कंपैरिजन में इंपोर्ट की वैल्यू ज़्यादा है। तो इसका जो रोल है ना एक्सपोर्ट इंपोर्ट या नेट एक्सपोर्ट का, ये हमारी जीडीपी में इतना ज़्यादा नहीं रहता। तो ओवरऑल आप देख सकते हो कि जब जीडीपी को कैलकुलेट करना हो तो आप इन चारों इंजन्स को अगर ऐड कर दोगे तो पता पड़ जाएगा, ठीक है, जिसमें कंजम्पशन आ गया, जो कंज्यूमर है, इन्वेस्टमेंट आ गया, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आ गए, और नेट आ गया आपका एक्सपोर्ट, ठीक है। अब यहाँ पर एक्सपोर्ट वर्ड ही क्यों लिया है, क्योंकि हम जीडीपी कैलकुलेट कर रहे हैं, राइट। अब अगर जीडीपी कैलकुलेट कर रहे हैं तो मतलब वो प्रोडक्ट या सर्विस, सॉरी, जो वो प्रोडक्ट वो पर्टिकुलर गुड या सर्विस इंडिया में प्रोड्यूस होना चाहिए। अब इंडिया में प्रोड्यूस हुआ है तो आप एक्सपोर्ट ही करोगे उसका, इंपोर्ट तो क्या करोगे, इंडिया का ही है वो, ठीक है। तो ऐसे में ये नेट एक्सपोर्ट आ जाएगा। ओके, तो ये चीज़ है, कुछ बेसिक्स थे वो हमें देखने थे, और इनको फिर इसी ट्रेंड के बारे में बताया हुआ है कि अलग अलग अब इसी क्वार्टर के अंदर जैसे कि हम देखें इंपोर्ट वेरिएबल्स की बात की जाए तो अभी थोड़ा सा सिचुएशन थोड़ी टाइट है, ठीक है। डिमांड जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स की है वो देखो जब तक बढ़ती नहीं है ना तब तक हमारे यहाँ पर कोई इतना ज़्यादा आउटकम मिलेगा नहीं। इन्वेस्टमेंट की बात भी करें तो वो भी इतना ज़्यादा हाई लेवल पे नहीं चल रहा है। गवर्नमेंट भी है, उनके पास में भी फिजिकल शॉर्टेज है, फिजिकल स्पेस बहुत कम है, तो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स भी इतने ज़्यादा नहीं हो रहे हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही है, ठीक है। बाकी होटल, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन अभी तक इनके हाल बुरे चल ही रहे हैं। कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, इनकी कंस्ट्रक्शन की बात करें तो थोड़ा बहुत शुरुआत तो हुई है, पर वो है कि प्री पेंडेमिक लेवल पे जहाँ पहुँचना था हम उस पर अभी पहुँचने से बहुत दूर हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पे शॉर्ट में बताई जा रही हैं। फिर यूएसए ने अफ़गानिस्तान में कितना पैसा खर्च किया है वो आप देख सकते हो यहाँ पर, $2 ट्रिलियन। तो देखो अफ़गानिस्तान में डायरेक्ट इराक वॉर कॉस्ट यहाँ पे हुआ टोटल, ठीक है, लड़ाई लड़ने में $6.5 ट्रिलियन का एस्टिमेटेड इंटरेस्ट कॉस्ट बन गया 2050 तक, मतलब यूएसए को करना पड़ेगा। तो ओवरऑल 10-11 ट्रिलियन के लगभग, बहुत पैसा, मतलब अब ओवरऑल नेट बताया ना, इसके अंदर यूएसए का जो भी अफ़गानिस्तान की तरफ कॉस्ट लगी है। अब इसमें ये अलग अलग सेक्टर बताए हुए हैं, बट ओवरऑल यही है कि क्या करने आए थे और क्या अभी रिजल्ट है। तो सक्सेस भी है, फेलियर्स भी हैं, दोनों चीज़ें हैं, है ना। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है सितंबर 15 से भारत सीरीज ऑफ ऑल इंडिया व्हीकल। नाम याद रखिए, ऑल इंडिया व्हीकल्स, किसी स्टेट स्पेसिफिक नहीं, इंडिया में जितने व्हीकल्स हैं उनके लिए शुरू हो जाएगा, जिसमें रजिस्ट्रेशन नंबर्स इशू किए जाएंगे। देखो जनरली होता क्या है कि मान लो आप किसी स्टेट में हो, मान लो हरियाणा से आप बिलोंग करते हो और आपकी जॉब प्राइवेट सेक्टर में या पीएसयू में कोई भी वजह से आपका ट्रांसफ़र कर दिया जाता है तमिलनाडु में, तो आपके जो व्हीकल्स हैं यहाँ पर हरियाणा में, उनको आप क्या प्रेफर करोगे कि उनको यहाँ से आप ट्रांसफ़र कर लो तमिलनाडु में। पर यहाँ पर आपके पास में व्हीकल जो है वहाँ पर रजिस्ट्रेशन है उसका हरियाणा में, ठीक है, जो आरसी है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, वो हरियाणा से इशू कराई हुई है। अब आप अगर हरियाणा से तमिलनाडु में ट्रांसफ़र होते तो 12 महीनों तक तो देखो आपको कोई प्रॉब्लम होती नहीं है, पर 12 महीने से ज़्यादा हो जाता है तो फिर बाद में आपको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो क्या करना पड़ेगा कि आपको इस व्हीकल का तमिलनाडु नंबर्स में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। अब ये जो प्रोसेस होता है ना, ये बड़ा कम्बरसम होता है, बहुत ज़्यादा लेंदी होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, ठीक है। और इसमें साथ में जो रोड टैक्स है वो देना पड़ता है, बहुत सारे मतलब बर्डन्स रहते हैं। तो इन सारी चीज़ों को
सॉर्ट आउट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के द्वारा भारत सीरीज BH सीरीज जिसको बोला है वो स्टार्ट किया गया है, जिससे कि कोई भी इंडिविजुअल सिटीजन इंडिया का जो भी होगा ना, वो 15 सितंबर के बाद में अपने व्हीकल को अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में एलोकेट करना चाहता है तो वहाँ पर वो इजीली ट्रांसफ़र कर पाएगा, और उसके लिए इसको ये रजिस्ट्रेशन चेंज कराने की ज़रूरत नहीं होगी। इसका फ़ायदा वजह क्यों है? क्योंकि जो कम्बरसम प्रोसेस है हरियाणा से तमिलनाडु पहुंचने का, इसकी जगह आपने सीरीज में BH लिख दिया, ना तो HR लिखा ना TN लिखा, आपने वहाँ पर BH लिख दिया। इसका मतलब वो भारत सीरीज का व्हीकल है, तो अब उसको ऑल ओवर इंडिया परमिट मिल चुका है, वो कहीं पर भी इंडिया में उस व्हीकल को ऑपरेट कर सकेगा। इससे क्या होगा कि जो लोग जैसे मान लो कोई भी एम्प्लॉई हैं डिफेंस में, रेलवेज में, तो उनको इससे फ़ायदा हो जाए क्योंकि इनका ट्रांसफ़र होता रहता है। या कोई ऐसी प्राइवेट कंपनी जिनके कम से कम 4 स्टेट्स में ऑफिस लोकेटेड है, या फिर कोई भी बिजनेसमैन भी अपने हिसाब से करना चाहे तो वो एक ऑप्शन उनके पास में अवेलेबल होता है। खैर बिजनेसमैन तो इतना नहीं होगा, बाकी जो एम्प्लॉइज़ हैं उनके लिए फैसिलिटी देनी है। अभी तक का सिस्टम क्या था, उसमें आप देखोगे तो आपको खुद का दिमाग ख़राब हो जाएगा कि मान लो आप जहाँ पर जिस स्टेट में हो, जिस स्टेट में आप रहते हो, आपका रेजिडेंस है, और वहाँ से आपने व्हीकल लिया, वहीं पर आपका रजिस्ट्रेशन है व्हीकल का, तो उसको बोल दिया जाएगा पेरेंट स्टेट। अब आप पेरेंट स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफ़र ले लेते हो और वहाँ पर आपको व्हीकल भी लेके जाना है, तो आप क्या करोगे, वहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा नए स्टेट के अंदर। और ये प्रोविज़न है जो मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988 में सेक्शन 47 है उसके तहत। अब 12 महीने तक तो आप नए स्टेट में जाओगे तब तक कोई प्रॉब्लम है नहीं। कब तक ये सारे प्रोविज़न एग्जिस्टिंग है? 15 सितंबर के बाद ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। हम बात कर रहे हैं अभी एग्जिस्टिंग क्या चल रहा है वो, ठीक है। तो 12 महीने तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और 12 महीने के बाद में व्हीकल ऑनर को अप्लाई करना पड़ेगा, रोड टैक्सेशन देना पड़ेगा, पेरेंट स्टेट से वहाँ से अप्रूवल लेना पड़ेगा, और वहाँ से रजिस्ट्रेशन का NOC लेकर के और फिर अप्लाई करेगा वो कहाँ पर, जिस नए स्टेट में वो पहुँच गया। जैसे कि मैंने अभी बताया कि हरियाणा से अगर तमिलनाडु चला गया तो उसको हरियाणा से NOC लेनी पड़ेगी, फिर तमिलनाडु में अप्लाई करना पड़ेगा, और साथ में 15 साल के लिए उनको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, और रोड टैक्स के चार्जेस हैं वो भी पे करने पड़ेंगे 15 ईयर्स। अब आप देखो कि 15 साल के लिए आपने अप्लाई किया तमिलनाडु के लिए, अब होता क्या है कि तमिलनाडु से ट्रांसफ़र हो गया आपका महाराष्ट्र में। अब आप वहाँ पर आओगे, महाराष्ट्र में व्हीकल आपको लेके जाना है। अब आप क्या करोगे, तमिलनाडु से NOC लोगे और महाराष्ट्र में जाके अप्लाई करोगे। जैसा कि हमने 15 साल के लिए पहले ही यहाँ पर टैक्सेस जो थे वो पे कर दिए थे, तो अब तमिलनाडु में मान लो आप 5 साल तक रुके और बाद में अगले 5 साल, उन 15 में से केवल 5 साल ही रुके, फिर आपका ट्रांसफ़र हो गया महाराष्ट्र में, तो आपको अब महाराष्ट्र में 10 साल का टैक्स देना पड़ेगा। वो क्या होगा, अब तमिलनाडु के चक्कर काटो, वहाँ से NOC लो, फिर से महाराष्ट्र में आके अप्लाई करो, और तमिलनाडु से जो एक्स्ट्रा आपने, क्योंकि आपने तो 15 साल का पे किया था ना टैक्स, और रहे आप 5 साल ही, तो आपके बैलेंस में कितना बच गया, 10 साल का टैक्स, वहाँ से वो पैसा निकाल करके आप महाराष्ट्र ट्रांसफ़र करो। इतनी ज़्यादा माथापच्ची। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन ने ये BH सीरीज़ शुरू की है, जिसमें कोई भी इंडिविजुअल अपने व्हीकल को अब स्टेट्स के अक्रॉस ले जा सकेगा, रेड टेपिज्म से बच जाएगा, रेड टेपिज्म से। और ये प्रोविज़न किया गया है रूल 47 ऑन सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स 1989, वो मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत ये रूल्स आए थे, उसके बेसिस पे कि अब हम BH रजिस्ट्रेशन का मार्क देंगे। जैसे आप देखते हो ना, राजस्थान में RJ हो गया, यूपी में, उत्तर प्रदेश में UP लिखा हुआ रहता है, गुजरात में GJ लिखा हुआ रहता है। तो ये क्या है, रजिस्ट्रेशन मार्क ही तो है। अब BH मार्क अगर किसी गाड़ी के आस लिखा हुआ है 2 व्हीलर या 4 व्हीलर पे, इसका मतलब क्या हो गया, वो इंडिया के लिए रजिस्टर्ड है। अच्छा, एलिजिबल कौन है, ये वो लोग होंगे जो PSU या गवर्नमेंट जॉब में काम कर रहे हैं, ठीक है, स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट में। इसके अलावा प्राइवेट कंपनी के एम्प्लॉयज़, जिन प्राइवेट कंपनीज के कम से कम 4 स्टेट्स या UTs में ऑफिस लोकेटेड है, ठीक है, उनको BH नंबर मिलेगा। और नंबर मिलने का जो तरीका होगा वो आप देख सकते हो यहाँ पे, BH, फिर 4 डिजिट्स होंगे और फिर 2 अल्फ़ाबेट होंगे, इस तरीके से। और इसके पहले होगा रजिस्ट्रेशन का साल, जैसे 21 में आप इशू करवाते हो तो 21 लग जाएगा, 22 में इशू कराते हो तो 22 में, तो ऐसे करके ये हो जाएगा रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है। फिर बात आ जाती है रोड टैक्स की। तो एक बार तो देखो, अब पहले 15 साल की बजाय क्या किया जाएगा, 2 साल का रोड टैक्स दो, और फिर उसके बाद में धीरे धीरे टाइम के आगे, जैसे 2 साल का दिया, अब 2 के मल्टीपल में ही आपको आगे पे करना रहेगा, ठीक है। जो रोड टैक्स होगा 2 साल के लिए आपने अप्लाई किया, फिर आप देख सकते हो आने वाले फिर 2-2 साल के अंदर आप अप्लाई करते रहोगे, ठीक है। और टोटल आपको पता ही है 15 साल का रहता है मेन टेन्योर, कोई भी व्हीकल अगर निकलता है।
अच्छा, इसमें और चेंजेस लाए गए हैं, वो आप देखो कि BH रजिस्ट्रेशन वाले जो व्हीकल होंगे उनके ऊपर सबसे पहले रोड टैक्स कितना लगेगा। अगर 10 लाख रुपए तक का व्हीकल है तो उस पर 8%, ठीक है। और अगर 10 लाख से 20 लाख की रेट है तो 10%, और 20 लाख से ज़्यादा की रेट का अगर व्हीकल है तो 12% तक के उनके टैक्सेस लगेंगे, रोड टैक्सेस। इसके अलावा अगर डीजल व्हीकल है तो 2% ज़्यादा चार्जेस लगेंगे, और अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो 2% कम टैक्सेस देने पड़ेंगे। तो ऐसे में आप देखो रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ भी पुश है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ भी एक पुश है गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन ने अपनी तरफ से बहुत सारे सजेशंस भी लिए हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता ही चुका हूँ, और ये नंबर्स का क्या होगा वो फिगर भी हम देख चुके हैं, ठीक है। और फॉर्म नंबर 60 जो है वो अप्लाई करना होगा, ठीक है, जिससे कि आप और अपनी आईडी के साथ में, और ऑनलाइन होगा सारा काम, सबसे बढ़िया चीज़ है, ठीक है। कि मान लो अभी हरियाणा में है, नंबर तो ये ले लिया आपने 21BH टेट्रा एक्स AA, ठीक है, कोई भी 6234 को लो यू मानो, तो उसके बाद में फिर आपने अप्लाई कर दिया तमिलनाडु के लिए। तमिलनाडु में आप जाओगे तो वहाँ पर आपको एक तो एप्लीकेशन तो डालनी पड़ेगी ना, तो फॉर्म 60 आप डालोगे, साथ में आपकी एम्प्लॉय आईडी और प्रूफ होगा, और वो भी ऑनलाइन ही सारा काम हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये है पूरा प्रोसेस BH का। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम आ गए इकोनॉमी पेज पे। देखो, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने के लिए फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने एक स्कीम शुरू की है। उस स्कीम के बारे में हम सीधा बात करते हैं। 50,000 करोड़ रुपए की एक स्कीम है जिसका नाम है लोन गारंटी स्कीम फॉर कोविड अफेक्टेड सेक्टर्स, जैसे कि कोविड अफेक्टेड सेक्टर्स को बूस्ट करने के लिए इसमें बैंक है वो लोन प्रोवाइड करेगा। मान लो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई भी एडिशनल काम करना हो, और मेनली ध्यान दिया जाएगा मेट्रो सिटीज़ एंड स्मॉलर टाउन्स में। और मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट कितनी लगेगी अगर इसमें लोन लिया जाता है स्कीम के तहत? 7.95% मैक्सिमम है, कम कितनी भी हो सकती है, बैंक पे डिपेंड करेगा, बाकी 7.95 से ज़्यादा नहीं लगेगा, ठीक है। स्कीम जो है वो एप्लीकेबल होगी सभी एलिजिबल लोन सैंक्शंस के लिए, और ये एप्लीकेबल स्कीम इंप्लीमेंट हो रही है 7 मई 2021 से मार्च 31 2022 तक, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, वो देखनी ज़रूरी थी, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर जिसमें भी हेल्थ केयर को हमें बूस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। इसके लिए देखो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जो इंडिविजुअल्स थे उनको एड्रेस करते हुए ये बात बोली है, क्योंकि हमें कैसे भी करके टेक्नोलॉजी को और बूस्ट देना है, इंफ्रास्ट्रक्चर को और बूस्ट करना है। इससे क्या हो कि हेल्थ केयर को हम क्राइसिस में फिर से ना देखें, ठीक है। इसके अलावा इधर बताया जा रहा है कि अभी तक भी अनसर्टेनिटीज़ बनी हुई है, तो ऐसी सिचुएशन में RBI अपनी तरफ से जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसमें कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं लाने वाला है, और अकोमोडेटिव स्टांस है वो कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। बस यही चीज़ बताई जा रही है मेनली, इतना कुछ ज़्यादा है नहीं इसमें स्टेटमेंट, बाकी तो आप देख सकते हो इतना कोई इंपॉर्टेंट है नहीं। हाँ, कोर सेक्टर कौन कौन से होते हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, क्योंकि हम प्रीवियस वीडियोस में बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। एक तो आप मुझे बताओगे कोर सेक्टर कौन कौन से हैं हमारे, है ना, और दूसरा आप बता दोगे मतलब कोर सेक्टर क्या मतलब कोर इंडस्ट्रीज कौन सी है मैन्युफैक्चरिंग में, या जो मेन कोर इंडस्ट्रीज हैं वो, और इंडस्ट्रियल जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है IIP, उसमें उनका वेटेज क्या है, ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है। वैसे तो यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। ये 8 इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर होते हैं कोर, जिनमें आप देख सकते हो कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट, फर्टिलाइज़र, स्टील, सीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी, ये, ठीक है। तो ओवरऑल लॉकडाउन के टाइम पे देखो इन बहुत ज़्यादा क्राइसिस का इनको भी सामना करना पड़ा है, ठीक है। अब नज़र डाल लेते हैं बची हुई जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उन पे एक बार। इसमें देखो तालिबान ने चार्जेस ले लिए हैं पूरे, जैसे ही USA के पूरे ट्रूप्स निकल चुके हैं उसके बाद में। साथ में जो फॉरेन अफेयर मिनिस्टर हैं शाह मसूद कुरैशी, कहाँ के, अब पाकिस्तान के, उन्होंने ये कहा कि ग्लोबल कम्युनिटी को अचानक से अफ़गानिस्तान को खाली नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी वहाँ पर जो भी इकोनॉमिकल क्राइसिस होंगे उसके बाद में एक चिंता की ये बात आ जाती है कि 1996 में भी जब तालिबान को बिल्कुल फ्री छोड़ दिया और कोई प्रॉपर एंगेजमेंट था नहीं, तो बोलो उसकी वजह से वहाँ पर जो लड़ाके थे, अब वही चीज़ हथियार कब कोई यूथ उठाता है तो उसके पीछे एक वजह होती है, वो होती है बेरोज़गारी। तो बोलो वहाँ पर जब इकोनॉमिक कंडीशंस ही बुरी रहेंगी ना, तो आज जो हमने क्राइसिस पहले एक्सपीरियंस किया था 1990s में, बोलो वो रिपीट हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारे अमेरिकन हैं वो अभी भी अफ़गानिस्तान में फंसे पड़े हैं, और माइग्रेंट क्राइसिस आपको पता है यूरोपियन यूनियन इस चीज़ को लेकर के बड़ी चिंता में है। रशिया है ये कोई काम की नहीं है, और बाकी चीज़ें। स्पोर्ट्स में अगर देखें तो इंडिया ने अभी तक
तो जो टोक्यो पैरा ओलंपिक्स चल रहे हैं उसमें 10 मेडल्स जीत लिए हैं। ओके, जिसमें 2 नाम और ऐड हो गए कल। एक तो मरियम थंगवेलू जो कि हाई जंपर हैं, एक इनका लिम्ब है वो डैमेज्ड है, ये राइट लेग आप देख सकते हो। और सेम चीज़ इनको तो सिल्वर मिला, और इसी कंपटीशन में ब्रॉन्ज मेडल जीता है शरद कुमार ने। ठीक है, दोनों हाई जंपर्स हैं। तो ओवरऑल आप देखोगे ना तो 1968 में इंडिया को टोटल 12 मेडल्स मिले थे। उसके बाद में हाईएस्ट मेडल्स की टैली अब पहुंची है कि ये अपने आप में अच्छी चीज़ है। ठीक है, टारगेट ओलंपिक पोडियम टॉप, ये स्कीम चलाई जा रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। उसमें देखो सक्सेस तो मिल रही है, पर हाँ जितनी पॉपुलेशन है इंडिया की उस हिसाब से अभी बहुत कुछ करना बाकी है। इधर आप देख सकते हो ब्रॉन्ज मेडल विनर ये शूटर हैं इधर, है ना, सिंहराज अढाना। इनको कोविड हो गया था, उसके बावजूद ये रिकवर करके, और डायबिटिक पेशेंट भी हैं, डायबिटीज़ भी है इनको, और इन्होंने ब्रॉन्ज जीता है शूटिंग में, अच्छी बात है। फिर आप देखो इधर आईपीएल के लिए थोड़ी सी न्यूज़ आ रही है कि आईपीएल में अब कोई भी टीम फ्रेंचाइज लेना चाहेगा तो कम से कम 2000 करोड़ रुपए डिपॉजिट कराने पड़ेंगे। तो ऐसे में इंडियन क्रिकेट बोर्ड है वो और ज़्यादा पैसे वाला होने वाला है, एडिशनल 5000 करोड़ रुपए और मिल जाएंगे। अब देखो अभी तक तो आपको पता है 8 टीमों की फ्रेंच टूर्नामेंट होती है, तो 2 टीमें और आने वाली है 2022 के एडिशन में, तो अब इससे फ़ायदा और हो जाएगा। वैसे तो पहले जो क्राइटेरिया था वो 1700 करोड़ रुपए का था, अब इसको बढ़ा करके 2000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। ठीक है, तो ये मेन न्यूज़ थी वो हमने देखी, और इसके अलावा एक दो और हैं उन पर नज़र डालते हैं। यहाँ पे कि अफगानिस्तान नेशनल्स जो इंडिया में मिलिट्री ट्रेनिंग ले रहे हैं वो देखो अपने कोर्सेज को कंप्लीट कर सकते हैं। ये चीज़ का एक तरीके से आप स्टेटमेंट इंडिया के थ्रू द्वारा रिलीज़ कर दिया है, चाहे वो नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए में कर रहे हों, या फिर इंडियन मिलिट्री एकेडमी आईएमए में कर रहे हों, या ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी ओटीए में कर रहे हों। ठीक है ना, तो लगभग 120 अफगानिस्तान के नेशनल्स हैं, उनको ये मौका मिल रहा है। 9 जजेस को ओथ मतलब ओथ मिल चुकी है, ओथ ले लिया उन्होंने। तो ऐसे में अभी सुप्रीम कोर्ट की टोटल स्ट्रेंथ, वैसे तो आप में से एक इंडिविजुअल ने किसी ने करेक्ट किया था, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट, कि 35 नहीं, मैंने एक बार 35 बताई थी। तो सुप्रीम कोर्ट की सैंक्शन स्ट्रेंथ है 34, जिसमें सीजीआई भी आ गए। अब उनमें से टोटल 33 मेंबर्स हो गए सुप्रीम कोर्ट में, ये एक अच्छी बात है। अब देखते हैं कितने केसेस सॉल्व होते हैं। अब ये जो नए 9 जजेस को अभी आप कह सकते हो अपॉइंट किया है ना सुप्रीम कोर्ट में जज के तौर पे, उनमें कर्नाटका हाई कोर्ट की जज हैं एक, ठीक है, उनका नाम है बीवी नागरत्ना। तो अब ये चांसेस बन गए हैं कि वो फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन जाएंगी 2027 में। ठीक है ना, तो इंडिया में पहली बार, अभी पाकिस्तान में तो अभी कुछ दिनों पहले ही ये न्यूज़ आई थी कि वहाँ पर भी फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया लेडी बन चुकी हैं, ये बताया जा रहा है। तो देखो मेन जो मोटी मोटी न्यूज़ थी वो हो चुकी है। थैंक यू वेरी मच। इसी तरीके से घर की क्लासेस के साथ बनिए। थैंक यू।